जमीन से जुड़े हुए नेता है, जनता की जमीन से जुड़े हुए हैं और खदानों से जुड़े हुए भी हैं। वो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, यहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है और वो खनिज संपदा में जोड़ लूं नरसिंहपुर में, अगर आप इजाजत दें तो बोलिए आप। इसमें जो संजय शर्मा जी की हम बात कर रहे हैं ये तेंदुखेड़ा सीट से, तो इसमें हमें थोड़ा सा और एक जानकारी दर्शकों को भी देते हैं। विलक्षण जी ने बहुत अच्छा इस पे बताया। एक तो ये पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सर्वज्ञात है। 2018 में राहुल गांधी की मौजूदगी में इंदौर में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। इनके साथ में गुलाब सिंह किरार ने भी की थी, बिल्कुल, फोटो भी सार्वजनिक हुए, न्यूज में भी चला, लेकिन बाद में विवादों में आए गुलाब सिंह किरार, तो वो फिर कांग्रेस ने कहा नहीं, इन्होंने ज्वाइन नहीं की। संजय शर्मा के साथ अभी प्लस पॉइंट जो है इस क्षेत्र में, कांग्रेस ने एनपी प्रजापति जी के बाद नरसिंहपुर जिले में अगर कोई अपना सेकंड सबसे बड़ा चेहरा मान लिया है तो वो संजय शर्मा को मान लिया है। और ये यहाँ पे लीड भी करते हैं। अब इनके साथ अभी बीच में ईडी का भी मामला हो गया था, तो बीजेपी ने पूरा भरकस प्रयास करा। आपने भी कहा, शिवराज जी ने व्यक्तिगत अप्रोच भी की कि भाई ये आ रहे हैं बीजेपी में, ऐसी अफवाहें भी चली, लेकिन अंततः संजय शर्मा कांग्रेस के ही साथ क्यों खड़े हैं, ये एक अनुसंधान का विषय है। और क्योंकि इस पूरे बेल्ट में मां नर्मदा की कृपा है महाकौशल में, और हम लोग संपदा, खनिज संपदा की जो बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, चाहे वो नर्मदापुरम हो, नरसिंहपुर हो, महाकौशल का और जबलपुर हो, तो उस सिंडिकेट में कांग्रेस बीजेपी के भी लोग शामिल रहते हैं। और रेत का जो यहाँ पे मामला है नर्मदा जी का, उसमें जिन लोगों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, उसमें से एक संजय शर्मा भी हैं, बीजेपी के भी कुछ नेता हैं। एक स्क्रिप्ट जो है ये नागपुर में लिखी गई है जी कि संजय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी अंडर प्रेशर में लेके शायद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा ले, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए भी कांग्रेस सतर्क रही और संजय शर्मा तटस्थ रहे। इसके लिए संजय शर्मा शायद कांग्रेस में जो है कहीं ना कहीं आगे जाके मुकाम हासिल कर पाएंगे। वो नीट एंड क्लियर भी रहे, क्योंकि वो उनसे, वो जो जिस व्यक्ति से कनेक्ट उनको किया जा रहा था, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि वो कहीं से कहीं उनके संपर्क में नहीं था वो व्यक्ति। लेकिन जब पुलिस, श्रीवास्तव जी, कोई भी अनुसंधान करती है, हम सबको मालूम है, तो हर एक पहलू जो है, क्योंकि वो महिला लीडर जो सना खान नाम ले रहे हैं नागपुर, तो कहीं ना कहीं देखिए ईडी ने छापा मारा, ईडी की जांच का क्या निष्कर्ष निकला है तो किसी को पता नहीं चलता। जांच के घेरे में लिया, क्योंकि एक बड़े कारोबारी हैं संजय शर्मा उस क्षेत्र के, संजू भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उस पूरे बेल्ट पे आप जबलपुर तक बाय रोड चले जाएं या भोपाल की तरफ जब आप नर्मदापुरम होकर आएंगे, और उनकी जो अच्छी खास बात हम लोगों को नजर आती है, हम सब उनसे मिलते हैं जब, सरल व्यक्ति है, आसानी से उपलब्ध रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और कभी भी आम आदमी को वो डिस्टर्ब नहीं करते। चलिए, कभी आम आदमी को डिस्टर्ब नहीं करते। तमाम घेराबंदी के बाद भी संजय शर्मा तटस्थ रहे। यहाँ पे थोड़ा और आगे बातें जोड़ते हैं। एक तो देखिए परिसमन का जो प्रभाव रहा है सीट पे 2008 के बाद जी, तो 8, 13 और 2018 जी, ये बीजेपी खाते में सीट गई। और ठाकुर दास नागवंशी जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में उस क्षेत्र के एक नेता बन के उभरे। हरीश तुलाराम बेमन जो थे, इनको 2018 के चुनाव में 18,130 वोटों से बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा था ठाकुर दास नागवंशी से। अब हम यहाँ पे टिकट बदलने की जो अभी बात हुई उस पर आते हैं। गुरुचरण खरे जो थे, गुरुजी, ये पैराशूट कैंडिडेट थे बिल्कुल उस क्षेत्र के। उस क्षेत्र में इतना जबरदस्त विरोध हुआ ये टिकट वितरण के बाद जी, और राहुल गांधी तक इसकी शिकायतें चली गईं, तब जाकर बीरेन बेलवंशी को टिकट दिया गया। बीरेन बेलवंशी का भी पुराना इतिहास भाजपा का ही रहा है, लेकिन लंबे वक्त से वो कांग्रेस के साथ हैं। और इस क्षेत्र में अगर ठाकुरदास नागवंशी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका अगर कोई सही तरीके से फायदा ले सकता है तो वीरेंद्र बेलवंशी ले सकते हैं। हमारी टीम लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है और हमारे आपके दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का चुनाव फंस गया है। मतलब गुरुचरण खरे के टिकट के बाद बीजेपी प्रसन्न मुद्रा में थी जी, लेकिन जब ये टिकट बदला और बदल के वीरेंद्र बेलवंशी को दिया तो अब ये चुनाव फंस गया है। बिल्कुल फंस गया इन द सेंस इस चुनाव पे कांटे का मुकाबला है। इस चुनाव पे हर जाति के लोगों का प्रभाव है। जैसा कि अभी विलक्षण जी ने बताया, कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ पे जी, यहाँ के लोग बड़े अच्छे शांत स्वभाव के तो अगर लोग हैं। ये कहना गलत नहीं होगा शैलेंद्र जी, अगर देखा जाए तो कि कांग्रेस ने जब पहले सर्वे करवाया था और कहा जा रहा था कि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, और गुरुचरण खरे की अगर बात हो रही है तो बीजेपी खुश हो गई थी, जैसा कि आपका वक्तव्य है, जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी खुश हो गई थी उनको लेकर कि वो
इतने उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, मतलब उचित नहीं थे कि जीत सकते थे उनके सामने। तो ऐसे में क्या कांग्रेस का सर्वे केवल ऐसे ही था बोलने के लिए, वो सर्वे एक्चुअल में महत्वपूर्ण था? जी, मैं बिल्कुल उसमें थोड़ा सा जो जानकारी सार्वजनिक कर सकता हूँ उतनी कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता गुरुचरण खरे कोई खराब कैंडिडेट थे, वहां की जनता कह रही है कि वो पैराशूट कैंडिडेट थे। अब ये पैराशूट लेके उतरे हैं तो वाकई इनके पास कोई बहुत बड़ा जैक रहा होगा जी। लेकिन जब उसकी शिकायत शिकवे दिल्ली दरबार में पहुंचे जी। और वहां के लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो वहां पे मतलब 12 महीने काम करते हैं 5 साल, वहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि अगर वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट बदल के दिया जाता है तो पिपरिया में इस बार परिवर्तन की उम्मीद है। अब ये सतपुड़ा से घिरा हुआ है पिपरिया, और होशंगाबाद में मां नर्मदा की कृपा है, बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे, कृषि मंडी जो है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र है। दाल के बारे में बता ही दिया, गेहूं का जो व्यवसाय है मतलब कृषि प्रधान है, और बड़े अच्छे सरल शांत स्वभाव के लोग हैं। लेकिन क्योंकि पिपरिया में मैं लगातार आता जाता रहता हूँ, 15 वर्षों से ठाकुरदास नागवंशी मतलब एक सामान्य कैंडिडेट रहे, विधायक रहे, उन्होंने किसी के नुकसान नहीं करा, किसी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं करा। बीच में जरूर उनका नाम कुछ खनिज से जुड़े कारोबारियों के साथ में उनका नाम जुड़ा था, लेकिन वो बहुत सरल स्वभाव के हैं। लेकिन इस बार उनके लिए चुनौती है, और जैसा कि मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा में कहा कि पूरा नर्मदापुरम, पूरा नरसिंहपुर और जबलपुर, जहां से नर्मदा जी मां नर्मदा बह रही हैं, जिस जिस क्षेत्र से बह रही हैं, वहां पे वही प्रभावशाली लोग हैं जो कहीं ना कहीं खनिज के काम में जुड़े हैं। मैं यहाँ किसी कैंडिडेट का डायरेक्ट नाम नहीं जोड़ रहा हूँ। पिपरिया में भी रेत का कारोबार भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जो जनता है, क्योंकि यहाँ पे और भी जाति के लोग हैं जिनका बड़ा प्रभाव है इस क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि ठाकुरदास नागवंशी जी के लिए इस बार बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस ने टिकट बदलकर वीरेंद्र बेलवंशी को मौका दिया। और बसपा की भी यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रतिभा अहिरवार जी भी मुझे लगता है कि काफी हद तक वोट काटू वाली जो स्थिति में कहीं ना कहीं है, और एक नुकसान जो है बसपा यहाँ पे सीट पे कर सकती है, और वो नुकसान निवास विधानसभा सीट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को मौका दिया है, और कहा जाता है कि ये कांग्रेस की मजबूत सीट है और यहाँ कद्दावर नेता को टिकट देकर पार्टी सीट निकालना चाहती है। और कांग्रेस ने चैन सिंह बरगड़े को मैदान में उतारा है, और कहा जाता है कि वर्तमान में अब देखिए धर्मिष्ठा जी, इस बार जो हम चुनाव में जो खास बात देख रहे हैं 2023 के मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की थी, बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर चल रहा है। बिल्कुल। अब ये अशोक मरस्कले जी वर्तमान विधायक थे जी, इनकी कांग्रेस ने पोस्टिंग कर दी है मंडला में। क्यों की है, वहां से शुरू करता हूं, क्योंकि वहां संपत्तियां हुई के एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है, और वही स्थिति ये निवास सीट पे हुई है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी जो हैं, उनको पार्टी ने मौका दे दिया है, क्योंकि ये कांग्रेस इस सीट पे बढ़त बनाई थी पिछली बार, और यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। तो कांग्रेस ने यहाँ चैन सिंह, जो जैसा कि आपने बताया उनके बारे में, उनको मौका दिया, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये टिकट का जो उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, इससे वो इस सीट को भी और मंडला सीट को ही बचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते एक बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी चेहरे हैं, और इनका राजनीतिक इतिहास भी 3 दशकों का है, और यहाँ पर ये एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के लिए होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये टिकट का जो परिवर्तन कांग्रेस ने किया है, ये कहीं ना कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को एंगेज करने के ही लिए किया है, और दोनों ही सीटों पे कांग्रेस जो है अपना कैंडिडेट बचा के रखना चाहती है। इस सीट पे मैं इस बार ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और इस सीट पे चुनाव जो है वो काफी नजदीक के मार्जिन से यहाँ के परिणाम आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस सीट पे निवास की जो सीट है, यहाँ पे मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शैलेंद्र जी, के इस सीट पर मुकाबला कड़ा होने वाला है। बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत पुराने नेता है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। वहीं पार्टी के लिए काम करने के चलते क्षेत्र में इनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं विजय राघवगढ़ सीट के समीकरण? देखिए धर्मिष्ठा जी, ये जो सीट है ये धनाढ्य सीटों में से एक सीट है मध्य प्रदेश की। यहाँ पे भरपूर मात्रा में इस क्षेत्र में खनिज संपदा है,
और उस खनिज संपदा में अलग अलग लोगों का प्रभाव है। उनमें से एक प्रभाव यहाँ के वर्तमान विधायक संजय पाठक का है। मैं इस क्षेत्र में काफी घूमा भी हूँ और कुछ महीनों पूर्व भी मैंने उस एरिया में गया था, बीच में भी गया था। संजय पाठक की जो एक क्वालिटी मुझे जो नजर आती है, और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की क्वालिटी हो वो भी सार्वजनिक कर देना चाहिए, वो एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक जुझारू नेता भी हैं और जो अपना बहुत अधिक समय अपने क्षेत्र में देते हैं। मैंने लगभग वहाँ लगातार कंटिन्यू 1 हफ्ता भी रहा मैं बीच में, और वहाँ मैंने जैसा पाया वहाँ कांग्रेस बहुत वीक है, इसलिए कांग्रेस ने नीरज बघेल को मौका दिया जो कि नए हैं। लेकिन इनके जो पिताजी थे सत्येन पाठक जी स्वर्गीय, उनको एक बार चुनाव हराने वाले जो व्यक्ति थे, उनके जो बेटे हैं ध्रुव प्रताप, अब वो भी कांग्रेस में आ गए। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फैक्टर पे वहाँ कांग्रेस को बहुत असर होने वाला है। और जो संजय पाठक हैं, उनकी जो सक्रियता है, केवल वही उनको जीत दिलाने में भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस को इस क्षेत्र में क्योंकि लंबे समय तक पाठक परिवार कांग्रेस में ही रहा और उसके बाद जब इनका ये शिफ्ट हुए बीजेपी में संजय पाठक, उसके बाद से वहां हम देख रहे हैं लगातार उस क्षेत्र में बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है और कांग्रेस यहाँ पर अपना एक जो लीडरशिप है उसको स्थापित करने में वीक रही है, जबकि एक पर्याप्त मौका कांग्रेस के पास था और अभी भी है। चुनाव में तो क्या दशा दिशा होगी ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन मेरा व्यक्तिगत भी आकलन इस सीट को लेके है। यहाँ पर संजय पाठक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इनके पिता का भी काफी वहाँ मान सम्मान उस पूरे क्षेत्र में रहा है। और संजय पाठक के लिए भी लोगों की भावना और राजनेताओं के प्रति थोड़ी अलग होती है, क्योंकि बहुत सरल है। मतलब मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और लेता हूँ। मतलब इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति होने के बाद, पैसे वाले होने के बाद भी इतनी सरलता है उनके भीतर, वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते हैं, जनता के बीच जाते हैं और छोटे छोटे गांवों में जाकर, होटल ढाबों में भी वो जाके बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर उनकी जो लीडरशिप है, मुझे लगता है एक यूथ नेता की जो लीडरशिप होना चाहिए वो उसको संजय पाठक फॉलो करते हैं और यहाँ पर बीजेपी बढ़त बना सकती है इस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही, और ये भाजपा का गढ़ भी मानी जाती है। और जैसा कि आपने बताया संजय पाठक जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, जनता की जमीन से जुड़े हुए हैं और खदानों से जुड़े हुए भी हैं। वो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, यहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है और वो खनिज संपदा के हीरो हैं।